दिस इज पलक नानक स्टडिंग MBBS एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हमारा लास्ट वीडियो करने वाले हैं मियोसिस का, एक्चुअली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का और मियोसिस का, दोनों का। पर इससे पहले कि मैं टॉपिक के साथ स्टार्ट करूं, मेरे को आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि सवाल ये है जो लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ, आप इसको सॉल्व करो और जिसका पहले आंसर आ जाता है वो पहले आंसर आ गया मतलब, ठीक है। सो करो इसको सॉल्व। If the length of the cell cycle is 2 hours, what is the time period of the interface? क्या होना चाहिए? 120 minutes, 0 minutes, 60 minutes, 115 minutes. करो सॉल्व इसको। हुआ? इजी है, हार्ड क्या है इसमें? बहुत इजी है। चलो चलो एक जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर जो इंटरफेस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 95% ऑफ टोटल। तो उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 आवर्स में से, क्योंकि इधर मिनट्स में है तो हम इसको मिनट्स में कंसिडर करते हैं। 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में से इंटरफेस का टाइम पीरियड कितना होगा? तो लगाओ मैथ अपनी। 120 यही किया होगा ना सबने कि कुछ और किया है ना? करो सॉल्व। या ऐसा भी कर सकते हो आप कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी, 24 आवर्स की जब लेंथ होती है साइकिल की, उसमें से 23 आवर्स तो क्या चलता है? इंटरफेस चलता है। तो जब 2 आवर्स की लेंथ है साइकिल की, तो फिर कितने आवर्स इंटरफेस चलेगा? कर लो यूनिटरी मेथड से, 2 × 23 डिवाइड बाई 24 करो, आंसर जो सॉल्व आएगा वो कर लेना। उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना 60 से मल्टीप्लाई करके, तो वो मिनट्स में आ जाएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, आपको प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे प्रॉब्लम है। देखो, इतना अगर आप ये कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे तो हो जाएगा आंसर, लेकिन किसी ने अगर दिमाग लगाया हो तो ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस क्या है? कितने बहुत दूर दूर के ऑप्शन है। 2 आवर्स की साइकिल है तो क्या उसमें 120 मिनट्स इंटरफेस होगा? पूरा का पूरा इंटरफेस तो नहीं होगा ना, तो ये गलत है ऑप्शन। क्या उसमें 0 मिनट्स का इंटरफेस होगा? भाई 0 मिनट्स का इंटरफेस मैक्सिमम इंटरफेस होता है, तो 0 ही बोल दिया इसने, तो ये गलत। क्या उसमें 60 मिनट्स का इंटरफेस होगा? 60 मिनट्स यानी 120 का हाफ। 2 आवर्स 120 मिनट्स होते हैं ना, तो 60 यानी 120 का हाफ। तो क्या 50% इंटरफेस होता है? नहीं, 95 होता है। इतना तो नॉलेज हमें पता ही है ना। और ये जो 115 है वो लग भी रहा है कि 95% होगा। 120 मिनट्स में से 115 मिनट्स तो इंटरफेस में जाएंगे, तो यही ऑप्शन है सही। इतने सारे कैलकुलेशन करोगे तो इतना तो मेहनत तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा दो यार, इतना है इसमें, सिर्फ दिमाग से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस कराना था। अब हम चालू करते हैं वहाँ पे से जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था? लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था मियोसिस 1, प्रोफेज 1, उसका मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में हमने क्या क्या किया था? आप बोलोगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? लेप्टोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ। चलो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, वेरी गुड। उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोपी में दिखेगा, ठीक है। अब जाइगोटीन का बताओ। चलो, जाइगोटीन का सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, 2 S से चीज़ें बनेगी, गाय जाय, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था इसके बाद? जाइगोटीन के बाद पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है? पैकेटीन में हमने कैसे याद रखा है इसको? RBC या RCB से। तो क्या क्या चीज़ें उसमें होगी? R से क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। C से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहाँ से आया? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम से। और हम लोग ने B को P करा था, तो P से पैकेटीन। पैकेटीन के बाद क्या है? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में हमने क्या क्या चीज़ें करी थी? बोलो, 2-3 चीज़ें, ये ज़्यादा नहीं है। डिप्लोटीन D है, तो D से डिसोल्यूशन होगा। किस चीज़ का डिसोल्यूशन होगा? जो पहले बना था। पहले क्या बना था हमारा? जाइगोटीन में हमारा बना था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। उसके अलावा इसमें क्या होगा? इसमें होगा कायस्मेटा का फॉर्मेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्लोटीन की। जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो कायस्मेटा इज ए नेक्स्ट शेप स्ट्रक्चर, वो बनेगा। इसके अलावा बस इतना ही। फिर डिप्लोटीन के बाद क्या है? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा? इट इज टर्मिनेशन टू मेटाफेज। साथ साथ बोलो मेरे, मैं मेरे लिए रिवाइज नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिवाइज कर रही हूँ। तो ट्रांजिशन टू
मेटाफेज में भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या निकलेगा, डी से डायाकाइनेस है तो इसमें भी कुछ भी डिसोल्यूशन होगा, तो डिसोल्यूशन यानी टर्मिनेशन ऑफ कायस मेटा, जो कहाँ पे बना था, डिप्लोटीन में बना था, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। फिर मेटाफेज 1 में 2 मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन, एनाफेज 1 में क्या होता है, क्या उसमें क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है, नहीं होती है। तो क्रोमोसोम जो 2 थे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या वो सेपरेट होते हैं, हाँ सेपरेट होते हैं। और क्या होता है एनाफेज में, उसमें होता है क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ होता है कि वही रहता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टीलोफेज, टीलोफेज वैसे सेम टू सेम है जैसा कि इसमें हमने देखा था माइटोसिस में। तो बस इतना ही हम लोग ने किया था। जस्ट इन केस अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी वीडियो देख के आओ या तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ के आओ, तो ये समझ में आएगा। नहीं तो अभी तक जो मैंने बोला सब वो सिर के ऊपर से जा चुका होगा, ये मुझे पता है, अभी तक वीडियो बंद हो चुकी होगी, लेकिन जिसने यहाँ तक पहुँचा है उसने अभी तक का सेल साइकिल बहुत अच्छे से कर रखा है। तो चलो आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। मैं जो छोटी मोटी टॉपिक्स बची है वो कराऊंगी, मियोसिस जो बचा हुआ है मियोसिस 2 वो कराऊंगी, उसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो उसी से क्या होगा कि आपको जो भी अभी तक सेल साइकिल में पढ़ा है वो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपको आता है कि नहीं आता, एटलीस्ट वो तो पता चलेगा ना। तो क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे ही पता चलेगा, तुमने तो लगाए नहीं होंगे खुद से क्वेश्चन। तो यहाँ से शुरू करते, पहले थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, फिर उसके बाद तुम खुद से कहीं से जो MCQs आप तुम जहाँ से सॉल्व करते हो वहाँ से MCQs करना, ठीक है। तो चालू करते हैं मियोसिस 2 के साथ। चलो अब मैं आपको बता दूँ कि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आता है। वाह, क्या तो बढ़िया बात बोल दी है, आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन। कोई तो है बाहर जो कब का हॉर्न बजाया जा रहा है, मैं तो इरिटेट हो चुकी हूँ, सॉरी टू यू टू। चलो मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, मियोसिस 2। शाबाश, मियोसिस 1 के बाद होता है मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 1 से 2 के बीच में एक और फेज होता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। इंटर का मतलब तो क्या होता है ना, दोनों के बीच में। तो इंटर यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो फेज होगा उसको हम लोग बोल देंगे इंटरकाइनेसिस। अब क्योंकि एक फेज का मैंने आपको नाम बता दिया तो ये तो बट ऑब्वियस है ना कि इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो चलो रेडी हो जाओ। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, आपको क्या क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए, क्या RNA का फॉर्मेशन होगा, होगा क्यों नहीं होगा, कोई तकलीफ थोड़ी है उसको, होगा। क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, वो भी होगा, वो भी मज़े करेगा। इसके अलावा ATP प्रोडक्शन होता है, ये सिर्फ आप समझ लो। इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आएगी, वो है DNA रेप्लिकेशन। क्या वो होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा। हाईलाइट कर लो इसको, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है मियोसिस में, हमारा मोटिव मियोसिस में ये है कि हमारे पास जो पेरेंट सेल है उन क्रोमोसोम को आधा आधा बांट देना है। अगर हम नया क्रोमोसोम बनाएंगे तो फिर जितने हैं उतने ही हो जाएंगे ना, मतलब रिडक्शनल डिवीजन तो फिर कैसे हुआ, ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। हमको क्रोमोसोम को हाफ करने, जितने क्रोमोसोम थे अगर उतने ही जा रहे होते तो हमको और बनाने पड़ते, क्योंकि 1 से अगर 2 में जाएंगे तो उतना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ना, उसको डबल करना पड़ेगा। पर हमको 1 से आधा आधा करके अगर 2 में देना है तो हमको नए चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये जो 4 क्रोमोसोम है, अगर मेरे को इससे 2 डॉटर सेल बनानी है जो कि इक्वेशनल डिवीजन करेगी यानी माइटोसिस करेगी, तो मुझे और 4 पेन चाहिए ना ऐसे। लेकिन अभी हमको ऐसा करना ही नहीं है कुछ, हम लोगों को यही 4 पेन को दो बच्चों में बांट देना है ना। जैसे तुम्हारे पापा लोग जो ज़मीन का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, वैसे हम लोगों को, नो ऑफेंस, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है हम लोगों को, नए क्रोमोसोम इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी 4 तुम और बनाओगे तो क्या करोगे, उसका कहाँ रखोगे, उसको जेब में रख के घूमोगे, नहीं ना। तो इसको 4 को ही हमको बांटना है। तो नो DNA synthesis, no chromatin fiber formation, very important. ये कहाँ पे होता था वैसे DNA रेप्लिकेशन, S फेज में, वेरी गुड। S फेज में इसके अलावा और क्या होता था, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन। तो क्या हमें वो चाहिए होगा, वो तो चाहिए होगा ना, उसकी तो ज़रूरत है।
सेल की डिवीजन तो हो ही रही है ना, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाएगी सेंट्रियोल की मदद से, तो वो तो हमें चाहिए ही ना, सेल साइकिल थोड़ी बंद होगी, क्रोमोसोम हमको कम चाहिए अभी, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं, चलो बताओ। इक्वेशनल डिवीजन, क्यों? क्योंकि वो सिमिलर होता है माइटोसिस से। तो इसी के साथ चालू करते हैं इसे, मियोसिस 2 और माइटोसिस। जब मैं बोल रही हूँ कि मियोसिस 2 वही होता है जो माइटोसिस होता है, तो क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा? ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतना आसान थोड़ी हो सकती है ज़िंदगी, होगा ना डिफरेंस। आपको ही पता है डिफरेंस, मैं कुछ नया नहीं बताने वाली। क्या डिफरेंस होगा, खुद सोचो, क्या डिफरेंस हो सकता है? एक डिफरेंस तो ये रहा, इसके अंदर मियोसिस 2 होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन माइटोसिस होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तुम लोग थोड़ा अच्छे से अच्छी इंग्लिश में बना के लिख देना, नहीं तो तुम्हें ऐसे समझ में आता तो भी ठीक ही है। कहाँ थी मैं? हाँ, मियोसिस 2 होने से पहले देयर विल बी नो डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन माइटोसिस के पहले, एम फेज के पहले डीएनए रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट। मियोसिस कहाँ पे होती है? वो होती है जर्म सेल में, लेकिन माइटोसिस कहाँ पे होती है? मैंने बताया था सोमेटिक सेल में। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो तो मैंने ये भी बताया था कि कुछ एक जगह पर जर्म सेल पर भी होती है, तो वो इतना एक्सेप्शन हम इसमें नहीं लिखेंगे, वो अलग से सिर्फ आपको याद रखने के लिए। कहाँ पर होती है? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12th में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है उसके लिए। अगर आप अभी 11th में हो तो ठीक है, एक बार याद रख लो, लेकिन अगर आप अभी नीट देने वाले हो तो फिर तो इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ हमारे पास? मियोसिस 2 में जर्म सेल में होता है और सोमेटिक सेल के अंदर होता है माइटोसिस। इसके अलावा क्या कोई और डिफरेंस है? सोचो, कुछ आपको याद आ रहा है कोई डिफरेंस? डिफरेंस होगा एनाफेज में। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम जो बने थे वो सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 में, ठीक है। बाकी तो रिडक्शनल डिवीजन तो होता ही है, बस यही डिफरेंस है मियोसिस 2 और माइटोसिस में। अदरवाइज मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोलते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें उसकी माइटोसिस की जैसे ही होती है। कैसी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है। ये सब मैंने बता दिया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, उल्टा मैंने बना दिया, नहीं सही बना है। और फिर बाद में टीलोफेज, सेल्फ फरो फॉर्मेशन होगा। इसमें सेल प्लेट कुछ नहीं होगा, ये मियोसिस हमारा अभी प्लांट सेल में नहीं कर रहे अभी हम लोग। और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब वापस आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और ये 2 सेल बन जाएगी, जिसके अंदर इसमें तो एन होगा। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस 1 के जो एंड प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर क्या था? एन, मियोसिस 1 के बाद। और फिर मियोसिस 2 में क्या होगा? ये दोनों एन होगी। ये मैंने आई गेस मियोसिस चालू करने से पहले भी बताया था, हाँ बताया था, इधर ही डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो ये होगा हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट, मियोसिस कंप्लीट। अब लेकिन छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी है जिसमें से प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, माइटोसिस हो गया या मियोसिस के वेरिएशन हो गए, वो सब मैं आपको पहले बताती हूँ। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे क्वेश्चन से, तो उसके लिए आपको पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना, तो वो लिख लो अब, ताकि आपका कन्फ्यूजन अगर कुछ हो वो क्लियर हो जाए। तो एक बार हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं पूरे या पूरे मियोसिस का, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n। इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा? 2c। कुछ भी प्रॉब्लम इसमें? नॉर्मल ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जब ये जाएगी
मियोसिस 1 में एस फेज के बाद, या G1 फेज पहले रखते हैं, तो G1 फेज में क्या होगा 2N 2C, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्गेनल्स का डिप्लीकेशन होता है। उसके बाद ये जाएगी एस फेज में, तो एस फेज के बाहर जब आएगी यानी G2 फेज में, तब इसका कंटेंट क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे कि डबल हो जाएंगे, सेम रहेंगे, गुड। डीएनए कंटेंट सेम रहेगा कि डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा, यानी G2 फेज में 4C हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। एनाफेज 2 में होता है ना, सॉरी 1 में, मैं 2 बोल रही हूँ, तुम हाँ भी बोल रहे हो। एनाफेज 1 में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ। तो दो जो सेल बनेंगे आफ्टर मियोसिस 1 वो कैसे होंगे, N2C N2C, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये जो भी है उसका हाफ हो जाएगा, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब हम इस एक सेल को अगर हम लें और इसकी हम लोग करवाए मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, वैसा का वैसा ही रहता है ना, तो पर लेकिन इसमें डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब माइटोसिस होता है, चलो मैं माइटोसिस के साथ कंपेयर ही नहीं करती, इसको रहने दो। जो N2C है वो इंटरकाइनेसिस में जाएगा, क्या उसका क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, नहीं। क्या उसका डीएनए कंटेंट डबल होगा, नहीं। तो इंटरकाइनेसिस में क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट का कोई रोल नहीं है, तो वो N2C रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद G1S G2, फिर M फेज आएगा। तो M फेज के अंदर एनाफेज में डिवीजन होगा सेंट्रोमियर का, तो आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे। इस वजह से जो दो सेल का फॉर्मेशन होगा वो होगी NC और NC, ठीक है। ये बात मैंने आपको माइटोसिस में भी बताई थी, एकदम डिटेल में बताई थी कि कैसे इसका कंटेंट हाफ हुआ और क्रोमोसोम नंबर सेम हुआ है, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम ऐसे थे, ये एक क्रोमोसोम है, पर अगर मैं ऊपर वाला पार्ट इधर भेज दूँ, नीचे वाला पार्ट इधर भेज दूँ, तो कैसे हो जाएगा, ये एक सेल में आ जाएगा, ये एक सेल में आ जाएगा, तो दोनों में एक एक क्रोमोसोम हो गए। तो इसीलिए जो डीएनए कंटेंट है इसमें दो डीएनए है, फॉर एन एग्जांपल, ऐसा नहीं होता पर 2 डीएनए है, पर इसमें एक एक डीएनए, इसलिए जो इसका 2C था इसका 1C हो गया। ये एक एग्जांपल है, ये लिख के मत आना, हाँ मतलब ठीक है ऐसे लिख ही सकते हो, ये सेम ही हो गया। तो N2C का मियोसिस 2 में बन गया NC। तो ये मियोसिस का पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, खिचड़ी जैसा लग रहा है थोड़ा, पर ठीक है, ये समझ में आया जाए वैसा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ मियोसिस। करते हैं शुरू टाइप्स ऑफ मियोसिस से। तो 3 टाइप की मियोसिस होती है। एक होती है वो मियोसिस जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक। तो जर्म सेल की जो होती है वो तो हम लोगों को जो पता है वही है, क्या है, टेस्टिस है, उसके अंदर स्पर्मेटोसाइट होता है, वो स्पर्म सेल बनाता है, ये N है तो इसमें मियोसिस होती है। ओवरी है, उसके अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम oocyte, तो वो भी हमारा मियोसिस है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है उसमें तो माइटोसिस होता है, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। नेक्स्ट है जाइगोटिक मियोसिस। तो अगर आपको याद हो प्लांट किंगडम में से, तो जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है, स्पोरिक मियोसिस किस में होता है। जाइगोटिक इज इन एल्गे एंड फंगाई, ये होता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में होता है। तो कैसे होता है जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जाइगोट मियोसिस करेगी। जाइगोट मियोसिस कैसे करेगी, जो प्लांट बॉडी है उसकी प्लॉइडी विल बी N, एक मेल प्लांट बॉडी और एक फीमेल प्लांट बॉडी N होंगे, वो होंगे फ्यूज और बनाएंगे जाइगोट।
इतना याद रखो, जाइगोट विल ऑलवेज बी 2n विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, एक ही जगह जहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर जो 2n जाइगोट है वो करेगा स्पोर की फॉर्मेशन, क्या, ऊस्पोर। ऊस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, n। तो मियोसिस कहाँ हुई, यहाँ पे, और ये ऊस्पोर आगे फर्दर डेवलप होगा प्लांट बॉडी में। तो इसमें किसकी मियोसिस हुई, इसमें हुई जाइगोट की मियोसिस। तो यानी कि क्या हुआ, इसका नाम जाइगोटिक मियोसिस, जो एल्गे फंगाई में दिखता है। स्पोरिक मियोसिस ऑन द अदर हैंड, जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उनकी एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर यानी मेल, मेगास्पोर, घर में कौन डोमिनेटिंग होता है, मॉम, तो इसलिए मेगास्पोर मदर सेल, मेगा आएगा वो मदर मतलब फीमेल, और माइक्रो आएगा यहाँ वो मेल। वो दोनों वो दोनों पहले तो क्या बोल रहे हैं, पहले डिवीजन करते हैं, ये करेंगे मियोसिस का डिवीजन, ये बनाएगा माइक्रोस्पोर जो कि मेल होगा, जो एन होगा, ये बनाएगा मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा माइक्रोस्पोर। ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, दोनों ने अपने अपने स्पोर बनाए, दोनों ने फ्यूज़ किया, जाइगोट बना, जिसकी प्लॉइडी अगेन क्या होगी, 2n होगी। फिर 2n आगे फर्दर डेवलपमेंट करेगी और मेन प्लांट बॉडी बनाएगी। तो इस तरीके से होता है ये स्पोरिक मियोसिस, और ये होता है जाइगोटिक मियोसिस। इसमें स्पोर बन रहा है पर लेकिन जाइगोट की मियोसिस हो रही है, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस होता है। ये 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस है जो आपको जाननी है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, पहले ये लिख लो। और क्या, एक काम करो, एक छोटा सा ही टॉपिक बचता है, मैं उधर उसको इधर ही ऐड कर देती हूँ, दैट इज ए माइटोसिस। ए माइटोसिस सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन होती है, कोई मगजमारी नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। सबसे पहले तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल बताओ, चलो। बैक्टीरिया, सब लोग ने एक तो बोल दिया होगा, अमीबा, ये भी बोल दिया होगा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया भी बोल ही दिया होगा। तो ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा ये माइटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है, एक होता है कार्टिलेज की सेल में, फिर हो सकता है फीटल की मेम्ब्रेन में, जब फीटस डेवलप होता है तब उसके आसपास मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे फीटस है तो आजू बाजू मेम्ब्रेन्स होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसमें बढ़ाया मैंने, तो उसकी मेम्ब्रेन में होता है। उसके अलावा कहाँ हो सकता है, डिजीज्ड सेल के अंदर हो सकता है। तो ये वैसे भी हाई यील्ड टॉपिक नहीं है, ये स्पेशल जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ही 180 में से 180 मार्क्स आते हैं उनको लर्न करना चाहिए। और क्या होता क्या है ए माइटोसिस, तो ए माइटोसिस ऐसा तरीके का माइटोसिस होता है जिसमें कोई स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूक्लियर की डिसअपियरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रोमोसोम का फालतू कंडेंसेशन, डी कंडेंसेशन, उसका मगजमारी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, एक कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, क्या करेगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, और वो इलोंगेट करते करते 2 अलग अलग सेल में बढ़ जाएगा, बस इतना सा ही है, कोई मगजमारी नहीं है। माइटोसिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ ऑल। हमने मियोसिस इतना कॉम्प्लेक्स कर लिया, ये तो ऐसे कुकी जैसा लग रहा है कि ओह इतना सिंपल सा, इतना ईजी सा, फद्दू सा ही है, ये बहुत ईजी, खाली इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, वो इंटैक्ट रहते हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन की मगजमारी नहीं है। किस किस में होता है, यूनिसेल्युलर, बैक्टीरिया में या पैरामीशियम। उसके अलावा 3 हमारी ह्यूमन बॉडी में फाइंड किया जा सकता है, फीटल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, प्लस कहाँ पे होता है ये डिजीज्ड सेल कोई के अंदर। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ट्राई करो, मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेल साइकिल एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देख रखी है ना, तो आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके क्वेश्चंस भी एक बार सॉल्व कर दो ना, फिर उसके बाद ऐसे बहुत लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं कि एक बार करो लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज चैप्टर।
तो आप उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा इस बायोटेक्नोलॉजी जो 12th में आता है, ये सब चीज़ें ऐसे बार बार टाइम वेस्ट मत करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको करो, एक बार पढ़ के उसको ऐसे पढ़ लो कि लाइफ टाइम याद रहे। बहुत कम ऐसे, मे बी यू कैन मेक अ फ्लैश कार्ड जो बार बार पढ़ना हो। जैसे अगर आपको मियोसिस नहीं याद रहता है वो प्रोफेसर, तो आप वो लिख सकते हो। पर वो सब तो मैंने आपको इतने अच्छे से याद कराया है, तो वो तो भूलने जैसी चीज़ है ही नहीं। फिर भी अगर आपको रिवीजन करना है तो आप करो, ऑब्वियसली रिवीजन तो करना चाहिए, पर लेकिन इम्पॉर्टेंस उन चैप्टर्स को दो जो हाई वेटेज है, जिसको आप बार बार, अब एनिमल किंगडम तो कितनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो छोड़ के अगर आप ये सेल डिवीजन करने बैठोगे तो समय की बर्बादी ही है ना, वो हमें नहीं करना है। सेल डिवीजन को ऐसे इतने अच्छे से निपटा लेना है हमको एक बार में, कि वापस हमको ऐसे बाय हार्ट आप कुछ भी पूछो, चलो पूछो, मुझे सब आता है सेल डिवीजन में, सब कुछ पूछो, तो मैंने पढ़ाया ऐसे ही है कि आपको वापस पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोल रही हूँ, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो खाली एक बार, कुछ क्वेश्चन उसमें से मैं करवाती हूँ, तो इसको मिटाना पड़ेगा ना, उसके लिए पहले वो मिटा देती हूँ। ये लिखे मैंने 4 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो पॉज करके, फिर अगर नहीं आए तो मैं बताती हूँ, आए तो अभी मैं तो बता ही रही हूँ, तो पहले सॉल्व करो। करो सॉल्व, नहीं किया क्या पॉज? चलो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के साथ रीडिंग के साथ शुरू करते हैं। अज्यूमिंग द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑनियन रूट सेल इज 16। क्या है इसका 16, क्या वैल्यू है ये नॉर्मल ऑनियन रूट सेल के अंदर की? तो नॉर्मल ऑनियन रूट सेल क्या होती है? 2n, सो 2n इज 16, ठीक है। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल दिस सेल हैव एट G1 फेज, S फेज एंड M फेज? G1 फेज में क्या होता है, ये जो सेल है 2n वो जाएगी G1 फेज में, अगर सेल साइकिल करना हो तो G1 फेज में जाएगी। तब क्या होता है 2n 2c, ये 2n 2c है ना 16 क्रोमोसोम वाली, तो यानी कि ये 16 रहेगा G1 फेज में। कहाँ पे? G1 में। उसके बाद जाएगा वो S फेज में। एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन क्या डबल हो जाता है? डीएनए का कंटेंट, तो 2n4c होगा। हमको 16 तो क्रोमोसोम नंबर दिया, तो वो क्या है, वो तो नॉर्मल ही है, 16 का 16 ही, तो एस फेज में भी क्रोमोसोम नंबर 16 रहेगा। लेकिन एम फेज, तो एम फेज में जाएंगे तो एम फेज क्या पहले समझो बाद में समझो, पहले समझोगे तो 2n4c, एम फेज के बाद में समझोगे तो 2n2c, लेकिन 2n का तो 2n ही रहना है ना। अगर आप एम फेज ऐसा एज अ फेज समझो तो 2n4c, लेकिन एम फेज के बाद यानी टीलो फेज वाला जो फेज आता है उसमें 2n2c होता है। और क्रोमोसोम नंबर तो दोनों में क्या रहे, 2n रहे ना, तो ये 16 रहेगा, तो एम फेज में भी क्या रहा 16, तो ऑप्शन विल बी दिस। ओके, ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आप करोगे तो बहुत ईजी है। हर जगह क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही रह रहा है, प्रॉब्लम तो सिर्फ डीएनए की कंटेंट की है ना। और ये तो हमको माइटोसिस का ही पूछा है ना, मतलब माइटोसिस में ही पूछा है इन जनरली, G1 फेज, S फेज, M फेज हमको माइटोसिस के लिए ही पूछेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स ऑकर्स इन, अगर ठीक है, यह या तो ये लोग फेज भी पूछ सकते हैं या तो जगह भी पूछ सकते हैं। इन लोग ने क्या पूछा, इन लोग ने जगह पूछा कि कहाँ पर सेल में होती है, तो क्या क्लोरोप्लास्ट में हो सकती है? क्लोरोप्लास्ट में तो सोचना भी मत होगी, क्योंकि प्लांट सेल में अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल होते ही नहीं है, तो सेंट्रियोल होंगे नहीं तो किसकी डुप्लीकेशन करना चाहते हो तुम, ठीक है। न्यूक्लियस में भी नहीं ही होता है, उसके अंदर तो सिर्फ क्रोमोसोम होता है, डीएनए का मटेरियल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में ही डिवीजन होता है। हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें भी साइटोप्लाज्म था। अदरवाइज अगर मैं फेज पूछना चाहूँ कि किस फेज में होता है, तो आप क्या लिखोगे, चलो बताओ। एस फेज, एम फेज, G1 फेज, G2 फेज, चलो किस में होगा? एस फेज में, वेरी गुड। एस फेज में सेंट्रियोल और डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल and enter vegetative phase. This process occurs at the end of. एक जो सेल साइकिल है वो अगर सेल साइकिल एंटर कर रही है पर लेकिन वो एग्जिट कर देती है और चली जाती है वेजिटेटिव फेज में, यानी अपना फंक्शन करने के लिए सेल साइकिल एग्जिट कर जाती है। यानी ये क्या बोल रहे हैं, अब G0 फेज में चली गई है, पर ये नहीं पूछ रहा है कि G0 फेज में गई है कि नहीं, वो ये पूछ रहा है कि किस फेज के बाद वो G0 फेज में गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग आंसर करेंगे M फेज के बाद, क्योंकि हमने डायग्राम में वो बनाया था G0, G1, S, G2, M।
तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि एम फेज के बाद जी नॉट में जाती है, पर नहीं। सेल जब साइकिल में एंटर करती है, एक मेजर चेक पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था G1 to S का। अगर वो मेजर चेक पॉइंट उसने क्रॉस किया तो वो पूरी सेल साइकिल करेगी, लेकिन अगर नहीं किया मेजर चेक पॉइंट तो वो सेल के बाहर चली जाती है। तो सेल के बाहर किसके बाद गई वो? G1 फेज के बाद गई, एम फेज के बाद नहीं। ठीक है। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज बेस्ट फॉर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम? मैंने आपको ये बताया था, मॉर्फोलॉजी एम फॉर एम, मेटाफेज। अगर मैं बोलूँ शेप ऑफ क्रोमोसोम तो वो आप कहाँ से पढ़ोगे, ढूंढोगे? पढ़ोगे तो टेक्स्ट बुक में से। शेप ऑफ क्रोमोसोम विल बी फ्रॉम एनाफेज। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन हुए चारों, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़े से मैंने एकदम ही ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए थे, ताकि नहीं तो डायरेक्ट देती वो तो तुम्हारे पास भी है ही, वो करने में मज़ा नहीं आती ना। तो ठीक है, अगर नहीं हुए थे तो अभी देख लो एक बार वापस, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे 3। पॉज करो, सॉल्व करो, आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, मैं हूँ बताने के लिए। तो करो करो करो, पॉज करो, वेट कर रही हूँ मैं आपका, नहीं तो तुम तो ऐसे बच जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर नहीं चलेगा। ठीक है, करो चालू। हुआ पहला, दिस स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रे। ये मैंने जब पढ़ाया था तब ये भी पढ़ाया था कि ऐसा कौन सा स्टेज है जो मंथ्स या ईयर्स तक लास्ट करता है? डिप्लोटीन, है ना, ये बताया था मैंने। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइनमेंट है तो ये तो मेटाफेज है, ये इतना तो हमको समझ में आ गया। लेकिन 1 है 2 है या सिर्फ मेटाफेज है, वो हमको बाइवेलेंट बताएगा। अगर इसने मेंशन किया बाइवेलेंट है तो तुम्हें समझ जाना है कि ये मियोसिस 1 की बात चल रही है। मियोसिस 1 में ही बाइवेलेंट क्रोमोसोम 2 इक्वेटोरियल प्लेट बना के सेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोसोम क्लस्टर एट पोल, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है। रीअपियर है, मैंने गलत लिखा है, दोनों अलग अलग ही हो गए। अच्छा, अब तो तुम बोलोगे मुझे तो आता था, तुमने क्वेश्चन गलत लिखा है। कोई नहीं, पोल्स पे क्लस्टर होते हैं ना टीलोफेज में। अब इसमें बताया नहीं है, कुछ डिटेल नहीं दिया, तो टीलोफेज इन जनरल टीलोफेज। अगर ऑप्शन में टीलोफेज ना दे के 1 या 2 दे तो वो मार्क कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसकी करेक्ट सीक्वेंस करनी है। अच्छा, ये भी आपको नहीं पता होगा, POMG या पोस्ट MGP, ये सब क्या है? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। ये पोस्ट माइटोटिक गैप फेज है, ये प्री माइटोटिक गैप फेज है, DNA सिंथेसिस है, ये माइटोसिस है। तो अब सॉल्व करो, क्या होगा? इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है। ये G1 फेज होता है, ये S फेज होता है, ये G2 फेज होता है, ये M फेज होता है, ये G0 फेज होता है। तो सबको पता है। टाइम बीइंग हम G0 को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें उसका वो नहीं दिया, मेंशन नहीं किया। तो सबसे पहला फेज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज यानी माइटोसिस के बाद वाला गैप फेज, यानी पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इज G1 फेज। उसके बाद DNA सिंथेसिस हो रही है, G1 के बाद ऐसा आ रहा है, बराबर, इतना इतना तो सही है। नेक्स्ट, प्री माइटोटिक गैप फेज। प्री माइटोटिक मतलब माइटोसिस से पहले। माइटोसिस से पहले क्या है? G2 है, तो प्री माइटोटिक गैप फेज इज G2। तो G1 के बाद S के बाद G2, ये तो सही बता रहा है, ये भी सही है। उसके बाद माइटोसिस, ये भी सही है, तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन क्या हम ऐसे ही मार्क कर देंगे इसको? नहीं, हम दूसरे भी देखेंगे। प्री माइटोटिक गैप फेज यानी G2, फिर उसके बाद DNA सिंथेसिस। ये तो यहीं गलत हो गया, उल्टा थोड़ी जाएगी सेल साइकिल। सेल साइकिल से इसी डायरेक्शंस में इस ही डायरेक्शन में जाती है। नेक्स्ट, DNA सिंथेसिस S फेज। उसके बाद पोस्ट माइटोटिक गैप फेज यानी माइटोसिस के बाद यानी G1। तो ये तो बोल रहा है S के बाद G1 है, तो क्या सही है ये? बिल्कुल भी नहीं। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज यानी G1 फेज, उसके बाद माइटोसिस, ये तो ये भी उल्टा इधर जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन इज दिस, जो हमने सोचा था। शाबाश, क्या तो बढ़िया सोचा हमने। नेक्स्ट, pollen grain has 12 pg DNA. Now 12 pg is the unit
जिससे हम लोग डीएनए का कंटेंट मेजर करते हैं। दिस इज नॉट क्रोमोसोम नंबर, दिस इज डीएनए कंटेंट। ठीक है, एक हिंट मैंने आपको ये दे दी अगर जिनसे नहीं हुआ था क्वेश्चन। दूसरी हिंट मैं आपको ये दे देती हूँ, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। इट इज़ नॉट माइटोसिस, इट इज़ मियोसिस। जस्ट इन केस आपने कुछ और सॉल्व किया है तो मैं वापस आपको चांस दे रही हूँ, फिर से एक बार ट्राई करना है तो कर सकते हो। पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ डीएनए वुड हैव बीन इन द पोलन मदर सेल इन G2 फेज। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पोलन मदर सेल इज 2N 2C, वहां से मियोसिस 1 करके आएगा N 2C N 2C, वहां से मियोसिस 2 करेगा N C N C N C N C। दिस इज पोलन ग्रेन। क्या है ये? पोलन ग्रेन। हमको क्या निकालना है? पोलन ग्रेन मदर सेल की G2 फेज में क्या थी डीएनए कंटेंट, वो निकालना है। पहले तो हम पोलन ग्रेन मदर सेल की डीएनए कंटेंट निकालने का ट्राई करते हैं। उसमें पोलन ग्रेन की वैल्यू क्या दी है? C इज इक्वल टू 12 pg। तो पोलन ग्रेन मदर सेल की क्या होगी? 2C, यानी 24 pg इसका डीएनए कंटेंट होगा। कुछ लोग यही देख के 24 मार्क कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पोलन मदर सेल नहीं पूछा, पोलन ग्रेन मदर सेल का G2 फेज का पूछा। जो पोलन ग्रेन मदर सेल है उसको हमको यहाँ पे लेके जाना, तो पहले G1 फेज में जाएगा। G1 फेज में क्या होगा? 2N 2C, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। S फेज में जाएगा। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा यार, ये तो मियोसिस 1 है तो होगा। तो S फेज में 2N4C हो जाएगा। तो यानी G2 फेज के अंदर क्या होगा डीएनए का कंटेंट? 2N4C। दिस इज G2 फेज। तो G2 फेज में क्या है? 4C, यानी कि 4 × 12 होगा, विच इज 48 pg डीएनए। 12 4 48। तो समझे मैंने क्या किया? पोलन ग्रेन की 12 pg डीएनए की कंटेंट दी है, यानी कि क्या हुआ? C 12 pg हुआ। अब ये तो हमको पता है, मियोसिस शुरू करने से पहले 2N 2C होता है, मियोसिस 1 के बाद N 2C हो जाता है, और मियोसिस 2 के बाद हो जाता है NC। ये तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो उस हिसाब से पोलन ग्रेन की मदर सेल की तो 2C से 24 आ गई, पर हम लोगों को मदर सेल की पूछी ही नहीं, उसकी G2 फेज में पूछी है, डिटेल्ड वर्जन पूछा है। तो G1 में तो 2N 2C होगा। S फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो कंटेंट इसका डबल हो जाएगा, तो 2N 4C हो जाएगा। और 2N 4C G2, ये वाली जो चीज़ें हैं वो माइटोसिस जैसी ही होती है मियोसिस में। मियोसिस का फर्क ही प्रोफेज 1 से शुरू होता है। यहाँ पर तो जैसा माइटोसिस में मैंने आपको पढ़ाया था वैसा ही सेम होगा। तो इसलिए 4C का आएगा, विच इज़ 48 pg ऑफ डीएनए। समझे? नहीं समझे तो वापस एक बार समझाऊँ। देखो, पोलन ग्रेन में 12 pg डीएनए, यानी कि हमारे पास जो NC है दैट इज पोलन ग्रेन। ये तो आपको पता होना चाहिए, 12th में हम लोग पढ़ते हैं। तो NC इज, C की वैल्यू इज 12 pg। हमको पूरी अगर मियोसिस करना है, पोलन ग्रेन मदर सेल की क्या होनी चाहिए? 2N 2C होनी चाहिए। वहाँ से N 2C आएगी, और उसके बाद NC आएगी। पोलन ग्रेन मदर सेल की 2N 2C होगी। वो जब G1 फेज में जाएगी तो उसका क्रोमोसोम नंबर डीएनए कंटेंट सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनेल की मल्टीप्लिकेशन होती। जब वो S फेज में जाएगी तब उसका डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, इसीलिए 2N के बाद 4C हो जाएगा। हमें G2 फेज का पूछे तो G2 फेज में भी कंटेंट तो उतना ही रहेगा, फिर पूरा का पूरा मियोसिस 1 हो जाएगा। उसके बाद वो एनाफेज 1 में होता है क्रोमोसोम का हाफ होना, तो जो N2C में होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को पूछा क्या है? G2 फेज में क्रोमोसोम का कंटेंट कितना है? 4C कर लो, 4 × 12 विच इज 48 pg ऑफ डीएनए। सिंपल था। समझ में आया हो अगर ये वाली चीज़ में जो इतने समय से समझाई जा रही हो, तो फिर बहुत सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। पर जिनको ये नहीं समझ में आया होता तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा लगता है, ओ बाप रे कितना हार्ड क्वेश्चन सेल डिवीजन में से पूछ लिया। हार्ड कुछ नहीं, समझना आना चाहिए। सेल डिवीजन इज ऑल बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग का इतना कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड अवर सेल डिवीजन का चैप्टर। नेक्स्ट टाइम से मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगी। जस्ट इन केस अगर आपकी कोई भी सजेशन हो कि मुझे ये वाला चैप्टर नहीं आता, मुझे करना है क्योंकि नीट बहुत नज़दीक है, तो आई कैन ऑल्सो मेक 1 शॉट वीडियोज़। अगर आप किसी चैप्टर पे चाहो तो आप मुझे अगर बोल सकते हो, अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो। नहीं तो मैं अपने हिसाब से, उस हिसाब से जो मुझे सही लगेगा वो चैप्टर्स मैं डालती रहूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। क्वेश्चंस लगाते रहना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।